हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भूगोल के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व में किया। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। तो यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन यानी दोनों को, जियो और ग्राफोस को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट है, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। नेक्स्ट है, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश। नेक्स्ट है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। फर्स्ट है संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। तो इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। ध्यान रखेंगे, वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। यहाँ देखते हैं भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? वर्तमान भूगोल का जनक अगर पूछे तो अलेक्जेंडर को वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक पिलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल के संस्थापक। तो गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? तो थेल्स व एनेक्सीमिंडर। तो गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर। नेक्स्ट है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब का निर्माता है। नेक्स्ट है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सीमेंडर है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। नेक्स्ट है, भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार स्ट्राबो है। संभववाद हमारा हो चुका था। निश्चयवाद को देखते हैं। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो निश्चयवाद में क्या है? इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। तो स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रैटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सिंपुल और हटिंगटन। तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है निश्चयवाद विचारधारा के? तो भूगोलवेत्ता रैटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सिंपुल।
नेक्स्ट है हम देखते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं क्या है देखते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो ये कौन कहा था? स्ट्रैबो ने ये भूगोल की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये कौन कहा था? तो कैडेलियस टॉलमी ने। नेक्स्ट देखते हैं भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा? तो कॉल रिटर में। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कॉल रिटर ने कहा। नेक्स्ट है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो भूगोल में पृथ्वी के उस स्थान का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये आर्थर होम्स ने कहा था। आर्थर होम्स ने कहा था कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर कोई पूछे सिंपल शब्दों में ब्रह्मांड क्या है तो एक बार बोलेंगे अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंटियर। दो है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। तो साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना को थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया। नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत को डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। दोलन सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट है स्फीति सिद्धांत ये अलेन गुथ ने स्फीति सिद्धांत को दिया। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनियर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य। ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? ये महाविस्फोटक सिद्धांत। ये बिग बैंग का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया। बाद में रॉबर्ट बेगोनियर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो रॉबर्ट बेगोनियर ने इसकी व्याख्या की एवं एब जॉर्ज लेमेंटियर ने इसका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में एक सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, तो आरंभ में जो वे सभी पदार्थ जिसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। एक ही एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन जो था उसका अति सूक्ष्म का
एकाकी परमाणु का आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। तापमान और घनत्व पूछे तो अनंत था और आयतन पूछे तो अत्यधिक सूक्ष्म। आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान तथा घनत्व अनंत था। नेक्स्ट 2 नंबर, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इसके अलगाव, ये छोटा सूक्ष्म एकाकी परमाणु के अलगाव के कारण, यह एकाकी परमाणु था, उसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। तो ये बिग बैंग की घटना कब हुई? 13.7 वर्ष पहले। ध्यान रखेंगे ये डेट। महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। तो महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, तो महाविस्फोटक जब हुआ उसके 10.5 अरब के बाद यानी आज से 4.5 अरब वर्ष, अभी से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, और ये जब महाविस्फोटक हुआ उसके 10.5 अरब वर्ष पश्चात पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। तो अभी से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस पर बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और तभी से उनमें निरंतर विस्तार जारी। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में MAP नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। तो आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है इसके साक्ष्य के रूप में, और नासा ने 2001 ईस्वी में MAP नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय। तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार जो हो रहा है उसको साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चला, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाएं का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। नेक्स्ट है नोट में, नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WWAP रखा गया। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया।
सितंबर 2008 ईस्वी को यह महाप्रयोग असफल रहा था। तो सितंबर 2008 ईस्वी को यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। तो सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। तो मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नोट है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया। ध्यान रखेंगे, गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित है। तो ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। तो ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सीज है? तो 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। तो एक मंदाकिनी यानी एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। ध्यान रखेंगे ये सब फैक्ट। नेक्स्ट है, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तो मंदाकिनी जो है तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहता है, जिसे मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% यानी जो हमारी मंदाकिनी है मिल्की वे, उसका 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इस मंदाकिनी को किसने देखा था सबसे प्रथम? तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को। नेक्स्ट है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ। नेक्स्ट है, निहारिका नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। तो निहारिका जो है वहाँ यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैस का बादल होता है। निहारिका में क्या होता है? धूल और गैसों का बादल। सभी तारों का जन्म निहारिका से होता है। तो सभी तारा का जन्म जो है निहारिका से होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिससे 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। वहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। नेक्स्ट है, निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। निहारिका
किन कारणों से बनती है? तो दो अलग अलग कारणों से। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा किसी विस्फोटक तारे के बने सुपरनोवा से, नेक्स्ट, ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद ही परमाणुओं का जन्म हुआ। इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसका उदाहरण है वेल और कर्क। नेक्स्ट है, निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। तो निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। नेक्स्ट है, निहारिका के कुछ प्रकार। तो निहारिका के कुछ प्रकार देखिए, उत्सर्जन निहारिकाएं। तो यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। तो उत्सर्जन निहारिकाएं क्या होती है? सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। बन रहा है तारों से प्रकाशित होते। उदाहरण चील और झील निहारिका। उत्सर्जन निहारिका यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। यह बन रहा है तारों से प्रकाशित होते। उदाहरण चील और झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं देखिए, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। तो परावर्तन निहारिकाएं यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होती है या पास में होते हैं। उदाहरण में प्लेइडेस निहारिका उदाहरण है। नेक्स्ट है श्याम निहारिकाएं क्या होती है? ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। तो श्याम निहारिकाएं क्या होती है? ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। नेक्स्ट है ग्रहीय निहारिकाएं क्या है? इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। तो ग्रहीय निहारिकाएं, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है। तो ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें। तो तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड है, उसे देखने के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है सौर मंडल के बारे में दोनों देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। नेक्स्ट है प्लेनेमस। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। नेक्स्ट सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश की दूरी पर एक कोने में स्थित है। नेक्स्ट है, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड
250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दो श्रृंखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिससे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। नेक्स्ट, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य जो है गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य एक गैसीय गोला जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है वो 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है हैंस बेथ ने बताया है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलाकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्ण मंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं यानी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। ये सूर्य का बाह्यतम परत, ये कोरोना जो है वो सूर्य के बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट जो है एक्सरे उत्सर्जित करता है। यह सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट यानी कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। ध्यान रखें, कोई पूछे सूर्य की उम्र कितनी है तो 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा दे रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। तो ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण है, ये देखते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। तो प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसे क्या कहा गया? भूकेंद्रीय सिद्धांत। प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। तो इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी में यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा यह इसकी परिक्रमा करते, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। यानी तो सूर्य जो है वो विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक
जोहानेस कैपलर 1571 से 1630 में ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। सूर्य के ब्रह्मांड को केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारे मंदाकिनी दुग्ध श्रृंखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। दुग्ध श्रृंखला के सूर्य के इस मंदाकिनी के एक सिरे पर उपस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। यानी तो इस प्रकार सूर्य जो है उसको जो पहले माना जाता था कि सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। नोट में जो दिया है कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट है सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस की खोल का तापमान आसपास के तापमान से 15 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ध्यान रखेंगे, सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र जो है वो 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। ये जो होता है धब्बा वो पहले 22 वर्षों तक होता है और पहले जो 11 वर्ष होता है शुरुआत का, उसमें यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्ष में यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। यह रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे का जो है भूगोल में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।